आज हमारे लिए पढ़ना है बीजांड की संरचना। मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि बीजांड क्या है। जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, यानी कि जो फीमेल गैमेट होता है एग, उसका फॉर्मेशन बीजांड के अंदर होता है। इस बीजांड को हम ओव्यूल भी बोलते हैं। हमें इसी बीजांड की संरचना पढ़नी है कि ये किन किन भागों से मिलकर बनता है। तो मैंने यहाँ पे बीजांड की संरचना बनाई है। बीजांड, ये हमारा पूरा बीजांड है, यानी कि ओव्यूल है। इस ओव्यूल में क्या होता है, ये जो ओव्यूल ओवरी से जुड़ता है, यानी कि जो हमारा ओव्यूल होता है वो, मतलब जो हमारा बीजांड होता है वो ओवरी से जुड़ा रहता है। ओवरी मीन्स अंडाशय, अंडाशय से जुड़ा रहता है। तो ये जो ओव्यूल होता है वो ओवरी या अंडाशय से एक व्रंत, या इसे बोल देते हैं कि एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू ज्वाइंट रहता है ये ओव्यूल इस ओवरी से। इस स्ट्रक्चर को हम फ्यूनिकल बोलते हैं। ये आपने देखा, मान लीजिए यहाँ पे कहीं हमारा ये अंडाशय है, ये हमारा अंडाशय है। इस अंडाशय से ये हमारा जो पूरा बीजांड है एक फ्यूनिकल के थ्रू ज्वाइंट रहता है। ये हमारा फ्यूनिकल है, इसे हम फ्यूनिकल कहते हैं, या इसी को हम बीजांड व्रंत भी बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा पूरा ओव्यूल होता है वो दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। उस मेम्ब्रेन, ये आपने देखा कि दो अध्यावरण हैं, ये एक अध्यावरण हो गया और ये दूसरा अध्यावरण। इन दोनों अध्यावरण के लिए हम इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण बोलते हैं, अध्यावरण बोलते हैं। और ये जहाँ से निकलते हैं, यानी कि ये जो अध्यावरण है और ये जो अध्यावरण है, ये इस वाले भाग से निकले। इस भाग को, जहाँ से अध्यावरण प्रारंभ होते हैं, जहाँ से वो निकलते हैं, उस भाग को हम चेलाइजा बोलते हैं। चेलाइजा के बाद जो हमारा फ्यूनिकल होता है, यानी कि जो बीजांड व्रंत होता है, वो इस बीजांड से, बीजांड के जिस भाग से जहाँ से जुड़ता है उस भाग को हम हाइलम बोलते हैं। मतलब जो हमारा फ्यूनिकल इस बीजांड के आधारीय भाग से जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जुड़ना, उस भाग को हमने हाइलम बोला। इसके बाद इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर एक एम्ब्रियो शेक रहता है। आपको पहले बताया था एम्ब्रियो शेक क्या है। एम्ब्रियो शेक मतलब हमारा होता है परागकोश होता है। इस एम्ब्रियो शेक में एम्ब्रियो शेक हमारा भ्रूणपोष होता है, भ्रूणकोश, ये हमारा भ्रूणकोश होता है। इस भ्रूणकोश के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। उन सेल्स में ये जो हमारा एम्ब्रियो शेक होता है वो टोटल 8 कोशिकाओं से मिलकर बनता है। यानी कि यदि आपसे पूछें कि जो हमारा एम्ब्रियो शेक होता है वो कितने न्यूक्लिएट होता है, तो ये 8 न्यूक्लिएट होता है, यानी कि 8 सेल्स से मिलकर बनता है। यहाँ पे ये 3 सेल्स हैं, 1 2 3, यहाँ पे 2 सेल्स हैं और 3 यहाँ पे हैं। टोटल 8 कोशिकाएं हो गई। तो इसमें ये दोनों जो छोटी कोशिकाएं होती हैं आकार में, ये दोनों कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड सेल्स कहलाती हैं। ये हमारी सहायक कोशिकाएं या सिनर्जिड सेल कहलाती हैं। और इसमें जो ऊपर एक बड़ी सेल होती है, ये वाली जो सेल होती है ये आकार में इनसे बड़ी होती है। इस वाली सेल को हम एग सेल बोलते हैं, या इसी को हम अंड कोशिका बोलते हैं, अंड कोशिका। ये हमारी एग सेल या अंड कोशिका हो गई। इसके बाद इसके जस्ट अपोजिट साइड, यानी कि एंटीपोडल सेल्स होती हैं। इसके जो अपोजिट साइड प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं भी 3 होती हैं। इनमें से ये 2 सिनर्जिड होती हैं। तो इन कोशिकाओं को, जो इन वाली कोशिकाओं के विपरीत साइड है, यानी कि अपोजिट साइड एडजस्ट है, उन्हें हम एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। देन क्या होता है, जो हमारा एम्ब्रियो शेक होता है, इसमें सेंटर में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, यानी कि 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये दोनों न्यूक्लियस क्या करते हैं, ये दोनों न्यूक्लियस आगुणित होती हैं। ये वाला भी हैप्लॉइड है, ये वाला भी हैप्लॉइड है। ये दोनों मिलकर 2n बनाते हैं, यानी कि दोनों केंद्रक आपस में ज्वाइंट होकर द्वितीयक या सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। ये हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस है, द्वितीयक केंद्रक। इस केंद्रक का काम क्या होता है कि जब हमारे भ्रूण का निर्माण हो जाता है, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये उसके लिए खाद्य पदार्थ एकत्रित करता है, यानी कि फूड कंटेन करता है। तो ये दोनों भाग मिलकर जिस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम भ्रूणपोष बोलते हैं, भ्रूणपोष। भ्रूणपोष, इस भ्रूणपोष का काम जो होता है वो भ्रूण को पोषण प्रदान करना होता है, यानी कि खाद्य पदार्थों को कंटेन करने का होता है।
फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो हमारे इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ये हमारे ओव्यूल को यानी कि हमारे बीजांड को पूरा कवर नहीं करते हैं। ये कुछ भाग पर मतलब कवर, जहाँ पे कवरिंग नहीं हो पाती है, जहाँ कवर नहीं करते हैं, उस वाले भाग को हम माइक्रोपाइल या सूक्ष्म छिद्र बोलते हैं। ये माइक्रोपाइल या सूक्ष्म छिद्र बोलते हैं। अब इस माइक्रोपाइल का वर्क क्या होता है कि जब हमारा परागण की प्रक्रिया होती है, पोलिनेशन होता है, तो जो हमारा मेल गैमेट होता है वो मेल गैमेट यहाँ से इंटर करता है और यहाँ से इंटर करने के बाद इसको भेदते हुए इन दोनों सेल्स को भी ये क्रॉस करता है और इन दोनों सेल को क्रॉस करने के बाद ये इस एग सेल से ज्वाइंट होके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, यानी कि पोलिनेशन करता है। तो इस प्रकार ये हमारा पूरा बीजांड हो गया। ये जो हमारा पूरा ओव्यूल होता है वो ओवरी से जुड़ा होता है और ओवरी से जुड़ने के बाद पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि बीजांड की संरचना कैसी होती है, किन किन कोशिकाओं से मिलकर बनता है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारा भ्रूणपोष होता है वो कितने केंद्रकीय होता है। तो जो हमारा एम्ब्रियो शेक होता है वो 8 न्यूक्लिएट होता है, क्योंकि इसमें 8 कोशिकाएं हैं, 8 कोशिकाएं हैं, 3 ये वाली हैं, 3 ये हैं और सेंटर में 2 सेल्स हैं। तो इस प्रकार जो हमारा एम्ब्रियो शेक है वो 8 न्यूक्लिएट होता है। इसके बाद हमारे लिए पढ़ना है कि परागण यानी कि पोलिनेशन क्या है। तो परागण को हम समझ लेते हैं कि परागण क्या है, किस प्रकार होता है। तो जो हमारा परागण है उसमें क्या होता है, जो हमारा पुंकेसर होता है यानी कि जो हमारा स्टेमेन होता है, उस स्टेमेन के परागकोश यानी कि एंथर से परागकण निकलते हैं और उसी पुष्प के या किसी अन्य पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकार्ग स्टिग्मा को परागित करते हैं, यानी कि उनसे चिपक जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम परागण या पोलिनेशन कहते हैं। तो पुंकेसर के परागकोश से परागकण का निकलना और उसी पौधे के या उसी पुष्प के उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के पुष्प को परागित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को हम परागण बोलते हैं या पोलिनेशन बोलते हैं। अब यदि हम टाइप्स की देखें तो पोलिनेशन के टाइप्स कितने हैं, तो एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि सेल्फ पोलिनेशन मतलब स्वपरागण और क्रॉस पोलिनेशन यानी कि परपरागण। स्वपरागण, इसके नाम से यदि हम देखें तो स्व मतलब स्वयं, जो स्वयं को ही परागित करता है। तो जो हमारा स्वपरागण होता है उसमें क्या होता है कि जैसे ये हमारा एक फ्लावर है, ये हमारा कोई भी फ्लावर है, ये इसके फ्लावर है, ये जो प्लांट रहेगा, इस प्लांट में क्या होगा कि ये हमारा जो फ्लावर है, इस फ्लावर के जो परागकण रहेंगे वो इसी पौधे के दूसरे पुष्प, ये एक पुष्प और ये दूसरा पुष्प और ये पूरा एक प्लांट है, तो इसी पौधे के दूसरे पुष्प पे जाके गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम स्वपरागण बोलते हैं। अब स्वपरागण में क्या होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोगेमी और एक होता है जीटोनोगेमी। ऑटोगेमी में क्या होता है कि जब हमारा जो प्लांट है उस प्लांट के जो फ्लावर से परागकण निकल रहे हैं, यदि वही परागकण उसी पुष्प के वर्तिकार्ग स्टिग्मा को परागित करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम ऑटोगेमी कहते हैं, ऑटोगेमी। और यदि ये जो इसके परागकण हैं वो इसी पुष्प पर ना गिरकर इसी पौधे के दूसरे पुष्प पर गिर रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, इसे हम जीटेनोगेमी कहते हैं, जीटोनोगेमी। तो आपने देखा कि जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर गिर रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हमने ऑटोगेमी कहा, और जब इस पुष्प के जो परागकण हैं वो दूसरे पुष्प पर गिर रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हमने जीटोनोगेमी कहा, और ये पूरा एक प्लांट में ही हो रहा है। अब स्वपरागण की विशेषता ये है कि इसमें जो फ्लावर होता है उसे मकरंद यानी कि नेक्टर, मकरंद जो होता है वो एक रस टाइप का होता है जो पुष्प मतलब जो कीट भौरे वगैरह होते हैं वो अवशोषित करते हैं। तो सेल्फ पोलिनेशन के लिए यदि हम एडेप्टेशन देखें कि यदि किसी प्लांट में सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा आलू है, मिराबिलिस जलापा और सूर्यमुखी, तो इनमें स्वपरागण होता है। तो स्वपरागण के लिए इनमें क्या क्या अनुकूलताएं पाई जाती हैं हमें वो पढ़ना है। तो जो हमारा आलू होता है उस आलू या कोई भी प्लांट है जिसमें स्वपरागण हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि
जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो दोनों एक ही फ्लावर में बनते हैं, यानी कि इसे हम बायसेक्सुअलिटी कहते हैं, यानी कि द्विलिंगता कहते हैं कि एक ही पुष्प में दोनों लिंग पाए जा रहे हैं, मेल गैमेट भी उसी में बन रहा, फीमेल गैमेट भी उसी में बन रहा। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि बायसेक्सुअलिटी, इसमें द्विलिंगता पाई जाती है। एडेप्टेशन यदि हम देखें तो इसमें पहला है द्विलिंगता, द्विलिंगता है। और यदि हम दूसरा पॉइंट देखें तो जो हमारे जितने भी सेल्फ पोलिनेशन करने वाले फ्लावर्स होते हैं उन सभी फ्लावर्स में क्लिस्टोगेमी होती है। क्लिस्टोगेमी क्या होता है कि जो हमारा पुष्प होता है वो पूरा, उसकी जो कलिकाएं होती हैं वो इस प्रकार से पूरे पुष्प को कवर करके रखती हैं, ढक करके रखती हैं कि दूसरे पुष्प के परागकण उस पर आकर ना गिर पाए, यानी कि उसे परागित ना कर पाए। जैसे कि हमारा कोई भी फ्लावर है, ये हमारा फ्लावर है, तो ये फ्लावर अपने में ऐसी संरचना को कर लेगा कि पूरा कवर हो जाएगा। कवर होने के बाद यदि कोई दूसरा प्लांट, मान लीजिए इस वाले प्लांट के जो परागकण हैं वो इस पर आना चाहें तो इस कवर के कारण नहीं आ पाते हैं, तो इसे हम एक और सरल भाषा में बोलते हैं कि जो क्लिस्टोगेमी होती है उसमें पुष्प कभी खिलता ही नहीं है, मतलब वो हमेशा बडिंग स्टेज में रहता है, हमेशा कलिका अवस्था में ही रहता है। आपने देखा होगा जो बॉडी होती है जिसे हम कभी कभी उसे हम बॉडी बोलते हैं, उस बॉडी में यही होता है, क्लिस्टोगेमी होती है, क्लिस्टोगेमी। इसमें पुष्प कभी खिलता नहीं है, इसलिए नहीं खिलता कि दूसरा जो पुष्प है उसके परागकण उस पर आकर ना गिर जाए। और इसका यदि हम एग्जाम्पल देखें कि क्लिस्टोगेमी किन किन में होती है, तो जो हमारा ऑक्जेलिस है, मूंगफली है, इन सभी में क्लिस्टोगेमी होती है। थर्ड है हमारा समकाल पक्वता, समकाल पक्वता। इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्लांट होता है उसके मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो, दोनों पार्ट एक साथ मैच्योर होते हैं, यानी कि दोनों में जनन करने की जो क्षमता होती है वो एक साथ आती है, यानी कि दोनों एक साथ ही रिप्रोडक्टिव होते हैं, दोनों में प्रजनन एक साथ होता है, यानी कि एक ही समय में दोनों, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल पार्ट हो, दोनों का एक ही समय में मैच्योर होना, इसी प्रक्रिया को हम समकाल पक्वता कहते हैं। या ऐसा नहीं होता कि मतलब एक 6 महीने बाद रिप्रोडक्टिव हो रहा है, मतलब उसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, और दूसरा जो है वो 3 महीने बाद हो। यदि स्वपरागण हो रहा है तो जो हमारा मेल फ्लावर है और जो हमारा फीमेल फ्लावर का पार्ट है ये दोनों एक साथ ही मैच्योर होते हैं, इसे हम समकाल पक्वता कहते हैं। फिफ्थ है हमारा कि जो हमारा सेल्फ पोलिनेशन होता है उसमें जो हमारे परागकण होते हैं वो कम संख्या की आवश्यकता होती है उनकी। ऐसा नहीं है कि परागकण बहुत सारे चाहिए जब भी वो अपने पुष्प को परागित कर पाएगा। यहाँ पे जैसे 2 परागकण भी हैं तो ये इस पर आकर इसे परागित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हजारों की संख्या में हमें परागकण की आवश्यकता हो रही है। और फिफ्थ हमारा स्टेप है कि इसमें नेक्टर यानी कि मकरंद उत्पन्न करने की क्षमता कम होती है, मकरंद उत्पन्न नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारे स्वपरागण सेल्फ पोलिनेशन है इसमें क्या क्या अनुकूलताएं होती हैं जिन फ्लावर्स में ये होता है। तो इसमें हमने ऑटोगेमी को समझा कि जब पुष्प उसी पुष्प को परागित करता है, उसी के वर्तिकार्ग को परागित करता है, तो इसे हमने ऑटोगेमी कहा। और जीटोनोगेमी में क्या होता है कि जो हमारा पुष्प होता है ये हमारा फ्लावर, ये हमारा पूरा प्लांट है, ये फ्लावर है, तो ये जो फ्लावर की जो वर्तिकार्ग पर जो हमारे परागकण रहेंगे वो दूसरे पुष्प की, इसी पौधे के दूसरे पुष्प पर जाकर गिरते हैं, इसे हमने जीटोनोगेमी कहा। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्वपरागण कैसे होता है। अब हमने इसमें एडवांटेजेस भी देख लिए कि मकरंद की ज़रूरत नहीं है, कम परागकण होंगे तब भी ये हो जाएगा, एक ही पुष्प में हो जाएगा, दूसरे प्लांट की आवश्यकता नहीं होगी। अब हमारे लिए इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं कि इससे क्या हानियाँ हैं। तो पहला तो ये है कि जो हमारे स्वपरागण के थ्रू जो हमारी न्यू जनरेशन आती है फ्लावर्स की, वो फ्लावर्स उनके जो तने होते हैं वो दुर्बल होते हैं, अस्वस्थ होते हैं। इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें दूसरे प्लांट के गुण नहीं आ पाते हैं, एक ही प्लांट में पूरी प्रोसेस हो रही है। तो इसमें
वेरिएशंस भी नहीं आ पाती हैं, यानी कि विविधता नहीं आ पाती है। और जो जितने भी हमारे न्यू कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि जब क्रॉस होता है या सिनगेमी होती है, निषेचन होता है, तो दोनों के कैरेक्टर्स मिलते हैं और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जो हमारे नए प्लांट आते हैं उनमें नए गुणों का सम्मिश्रण नहीं हो पाता है और वो अस्वस्थ रहते हैं। और एक है हमारा कि जो स्वपरागण करने से जो हमारे पौधे उत्पन्न होते हैं उनमें रोगों की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं और जो तने दुर्बल होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि स्वपरागण से क्या हानियां हैं, क्या लाभ है और किस प्रकार होता है।